यहाँ पे आर लिखा हुआ है मेरे भाई, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर आप देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो जयपुर से चौड़ी है, ये कैसे हो सकता है? तो गलत बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द के बाद क्या आएगा, रोड्स, रोड्स के बाद क्या आएगा, ऑफ, ऑफ के बाद हम यूज करेंगे दिल्ली, द रोड्स ऑफ दिल्ली के बाद हम यूज करेंगे आर, आर के बाद यहाँ आएगा वाइडर, इसके बाद ये देन आएगा, देन के बाद तुलना करेंगे हम। अब यहाँ डेट ऑफ का प्रयोग तब करते हैं ना जब यहाँ पे ईज आया होता, और ईज क्यों आएगा, यहाँ पे तो रोड में एस लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा दोज ऑफ, और दोज ऑफ के बाद यहाँ पे आएगा जयपुर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? हम्म, नहीं लगा सकते, नहीं सर, क्यों नहीं लगा सकते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसका कारण क्या है, वो एक बार आप समझिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये समझ में आ गया ना आपको, दोज ऑफ क्यों लगाएंगे, ये आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ आता है अमेरिकास, और यहाँ लिखा है प्रॉब्लम्स, अमेरिकास प्रॉब्लम्स आर नॉट सो सीरियस एंड अवेफुल एज इंडिया, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भाई हम ना तो डेट ऑफ लगाएंगे और ना ही दोज ऑफ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस। समझ में आया एपोस्ट्रोफी एस किस सिचुएशन में लगाया जाता है, जब उधर भी एपोस्ट्रोफी एस हो तब आपको इधर एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, आप कहीं भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। यानी प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका जो है वो इतना गंभीर नहीं है जितना कि इंडिया के प्रॉब्लम्स का। तो भाई अमेरिका के प्रॉब्लम का तुलना जो है वो इंडिया से थोड़ी करोगे, इंडिया के प्रॉब्लम से करोगे, इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, ये दोनों क्वेश्चन लिखिए, आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। आंसर थोड़ा सा सोच समझ के दिया करें ना, ये इतनी जल्दीबाजी क्या होती है? मान लो कि आसान सवाल है, चलो आसान सवाल है ना, तो एक सवाल और पूछता हूँ, आप लोग बताइए। एक सवाल है, सवाल है, फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू, फेस इन द ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लड, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इनमें से कितने ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता है क्या होता है? देखिए, सबसे पहला वर्ड देखो बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है फीलिंग ब्लू या बोलता है फेस इन द ब्लू, तो इसका मतलब होता है वेरी सेड। अगर बोलता है फेस इन द ब्लू, इसका मतलब होता है डिजेक्टेड। तो चाहे तुम डिजेक्टेड लिखो या वेरी सेड लिखो, ये दोनों का एक ही मतलब है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड,
एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है नोबल। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। सडन और अनएक्सपेक्टेड को बोलते हैं। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पीटना, टू बीट मर्सीलेसली। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। ऐसे तो ये आपको याद होना जरूरी है। फीलिंग ब्लू, वेरी सैड, फेस इन द ब्लू, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश या उदास होना। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। एंड ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब बताओ। ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिटन में देना, लिखित में देने को बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। इसको बोलते हैं इन रिटन। इन रिटन। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रेक द आइस का मतलब बताओ। ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट करना। इनिशिएट, क्या इनिशिएट करना? वार्तालाप, स्पीकिंग या फिर कन्वर्सेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बरी द हैटचेट का मतलब क्या होता है? BURRY, बरी, THE, द हैटचेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू मेक पीस, शांति बनाना, टू मेक पीस। बरी द हैटचेट। अगर हम आपसे पूछे कि बेक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? बेक स्टेयर इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है किसी काम को गलत तरीके से करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय अनफेयर मीन्स। बेक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बाय अनफेयर मीन्स। बिल्ड कैस्टल इन द एयर का क्या मतलब है? हवा में सपने देखना। इसका मतलब हो गया टू मेक विजनरी स्कीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, इसका मतलब क्या है? टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी क्विकली, पैसे को जल्दी से खर्च कर देना। टू स्पेंड मनी क्विकली को बोलते हैं बर्निंग होल इन वंस पॉकेट। बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ झगड़े का कारण, कोज ऑफ क्वारल। इसका मतलब हुआ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगर आपसे पूछे कि बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है, बर्ड्स आई व्यू क्या बताओगे? बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त में देखना, संक्षिप्त में, ओवरव्यू, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं कॉनसाइज व्यू, बर्ड्स आई व्यू। ए बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या होता है? ए बैग ऑफ बोन्स, ए बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है बहुत ही कमजोर व्यक्ति। इसको बोलते हैं वेरी थीन पर्सन या वेरी वीक पर्सन, वेरी थीन पर्सन या वेरी वीक पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय बेड एग का मतलब क्या होता है? बेड एग, बेड एग का मतलब होता है वर्थलेस, बेकार। इसको बोलते हैं वर्थलेस, खराब अंडे, बेकार। यस। व्हाट प्लीज राइट डाउन। बैक एंड फोर्थ, ओके ठीक। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है टू पुट समथिंग फॉरवर्ड, किसी चीज को आगे रखना, दैट इज कॉल्ड बैक फोर्थ। या फिर इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा इसका क्या मीनिंग आता है। बैक फोर्थ चेक करिए, एक बार चेक करके बताओ। बैक फोर्थ। एक और वर्ड लिखे, एट ए सी, एट ए सी का मतलब क्या होता है? एट ए सी, हम्म हम्म वही है, टू एंड फ्रो, किसी चीज को आगे पीछे करने को बोलते हैं ना, टू पुट समथिंग। चलो, एट ए सी का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड। या फिर इसको हम एट ए लॉस भी बोल सकते हैं, एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। देखो, एट ए सी और एट ए लॉस ये दोनों लगभग एक जैसा है। कभी एग्जाम में ये वाला ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। एट ए सी का मतलब पजल्ड होना भी होता है ना, कंफ्यूज्ड होना, तो इसको आप ध्यान रखिए। और एट ए लॉस का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज, या एट ए लॉस का मतलब ये भी हो सकता है अनेबल टू डिसाइड। ये दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही है। आई एम एट ए लॉस, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम अनेबल टू डिसाइड। आई एम एट ए लॉस मतलब आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज। आई एम एट ए सी का मतलब आई एम पजल्ड, मैं बिल्कुल ही पजल्ड हूँ, डाउटफुल में हूँ, आई एम एम्बिग्यूअस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब आप थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लो और बोलो मेरे साथ। एक्चुअल में क्या है, कल किसी बैच में मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू ब्लड। तो मैंने डिसाइड किया कि ब्लू ब्लड ही क्यों, ब्लू से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे सारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए ब्लू से रिलेटेड।
तो इसमें 6 वर्ड आए थे। पहला वर्ड क्या था? फीलिंग ब्लू। क्या मतलब है? फेस इन द ब्लू का मतलब, और ब्लू ब्लड का मतलब, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब, और ब्लैक एंड ब्लू मतलब, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब, और ब्रेक द आइस मतलब, और ब्यूरी द हेडसेट मतलब, बेक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब, बिल्ड कैस्टल इन द एयर का मतलब, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट मतलब, और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, नहीं तो, और नहीं तो, और बेग ऑफ बोन्स का मतलब, और बेड एक का मतलब, एट ए लोस मतलब, और एट ए सी का मतलब, कंप्लीटली कंफ्यूज भी हो सकता है, और अनेबल टू डिसाइड। ये दोनों का लगभग एक ही मतलब होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको आपको थोड़ा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास के अंदर। हेडिंग डालिए। लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एक होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये लगभग एक जैसा ही होता है। देखो, इसका पॉइंट नंबर 1 याद रखना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर बी। कह रहा है कि ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में सेल्फ लिखा हुआ आए, या फिर सेल्फ्स लिखा हुआ आता है। सेल्फ किसके लिए लिखा हुआ आएगा? सिंगुलर के लिए। और सेल्फ्स किसके लिए लिखा हुआ आता है? प्लूरल के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और नहीं तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। समझ में आ गया? क्या सीखा भाई? ऐसा कोई भी शब्द जिसके लास्ट में सेल्फ आ जाए या फिर सेल्फ्स आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, अब बात आती है, अब ध्यान से समझो कि इसको लिखते कैसे, इनके फॉर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो इनके फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, तो फॉर्म्स हमने आपको पहला क्लास में ही पढ़ाया था, लेकिन फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूँ फॉर्म्स इसके बनते कैसे। फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपके क्वेश्चन में मान लो ऐसे लिखा हुआ आया है आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? तो ये बनेगा माई सेल्फ। क्वेश्चन में अगर वी आया है तो इसका बनेगा भाई आवर सेल्फ्स। क्वेश्चन में अगर यू आया है लिखा हुआ, तो इसका बनता है बेटा योर सेल्फ्स बनता है। पहला तो ये ध्यान रखना, क्या योर सेल्फ गलत है क्या? सर गलत तो नहीं है, पर वो अलग कंडीशन होता है उसका। इसके बाद ही आएगा, तो ही का क्या बनाओगे? तो ही का बनाएंगे हिमसेल्फ। इसके बाद आता है बेटा आपका सी। सी से क्या बनाओगे? तो सी का बनाएंगे हर सेल्फ। इसके बाद आएगा इट। इट का क्या बनाओगे? तो इट सेल्फ बनता है। इसके बाद आएगा दे। दे से क्या बनेगा? तो दे से बनता है दैम सेल्फ्स। कुछ ऐसा बनता है। अगर क्वेश्चन में वन आ रहा है बेटा, तो वन सेल्फ बनेगा। क्वेश्चन में किसी का नाम आ रहा है, मान लो क्वेश्चन में मोहन लिखा हुआ है, किसी का भी नाम है जो कि सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या बनाओगे आप? तो हिमसेल्फ बनेगा।
क्वेश्चन में किसी का भी नाम आ रहा है, लेकिन वो नाम मान लो मोहन की जगह मीरा लिखा हुआ आया है, तो इसके लिए क्या वर्ड आता है? तो हर्ड सेल्फ आएगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मान लो लिखा हुआ है कोई भी प्लूरल नाउन लिखा है बेटा, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन लिखा है, तो प्लूरल नाउन के लिए आंसर यहाँ पे क्या बनता है? तो ये बनता है देम सेल्फ, ऐसे बनता है। अब आप अच्छे से देख लो इसको, ये होता है फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पे बातें करते हैं, इनका कंसेप्ट क्या होता है। देखो, concept of reflexive pronoun, concept of reflexive pronoun, concept of reflexive pronoun। देखिए, have you completed? देखो प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिएगा, अभी लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस को लिखते हैं, वेन एवर यू राइट एनी सेंटेंस, तो बताओ एक सेंटेंस को लिखने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना, आपको सब्जेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, और क्या चाहिए भाई? ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तीन तो चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये पहला आपका चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए वर्ब, यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ होना चाहिए। ये आपको चाहिए, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। Reflexive pronoun is never used in the place of subjective case। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, तो आपको मान लेना है कि ये क्या लिखा हुआ है? तो सर ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, यू कैनॉट यूज हियर। तो हमारे पास क्या जगह बचा? यहाँ तो यूज कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास जगह बचा केवल और केवल ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आपको यूज करना है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ से पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, इसका कोई रीजन बताओ। जैसे देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय दीजिए, यही तो बोलते हैं। आपने कभी सुना है? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस। ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और वर्ब का पहले फॉर्म के साथ जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने के लिए हम योर सेल्फ लिखते हैं हमेशा। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, जस्ट लाइक। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जैसे बोला, और आपने मान लो इसका रिप्लाई दिया, आपने बोला कि माई सेल्फ विराट कोहली। कहाँ से हो? भारत से। फ्रॉम इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो माई सेल्फ है, ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे लिखा गया है, और सब्जेक्ट की पोजीशन पे हम लिख नहीं सकते, इसलिए हमें माई को क्या बनाना पड़ेगा? आई। और आई के बाद क्या लिखना पड़ेगा? एम। एम के बाद क्या लिखेंगे? विराट। आई एम विराट व्हाट? कोहली। कहाँ से हो भाई? फ्रॉम इंडिया से। ये ये गलत और ये सही। क्या मेरी बात समझ में आ गया? यस।
अब ये बात तो हमें पता चल गया, जब आप नोट्स बनाना तो उसमें आप मेंशन करना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नेवर यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, पहला पॉइंट। और ये एग्जांपल आपके सामने है। अब रही बात इसकी, बातें करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल दिया मैंने दे, और मैंने यहाँ लिखा दे इंजॉयड दी पार्टी, ऐसा। और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे कि दे इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी, ये आपका दूसरा हो गया, इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से किससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे काम करता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखो बेटा, जब ये दे लिखा है ना, ये सब्जेक्ट है, इंजॉयड लिखा ये वर्ब है, और ये सिंपल पास्ट है, और द पार्टी लिखा ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको कोई गलती है ही नहीं इसमें। अब ये जो दे लिखा है बेटा ये सब्जेक्ट है, और इंजॉयड जो लिखा है ये वर्ब है, ड्यूरिंग जो लिखा है ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेना पड़ता है, और इसलिए हमें इसको लिखना ऐसे पड़ता है कि दे इंजॉयड, दे के बाद इंजॉयड। अब इंजॉयड के बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, देम सेल्फ्स लगाएंगे। ध्यान रखना, देम सेल्फ ही क्यों लगाया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट दे है, इसलिए देम सेल्फ आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ड्यूरिंग द पार्टी, ऐसे ऐसे हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, देखो इसको ध्यान से। दे यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, इंजॉयड हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ड्यूरिंग हो गया प्रीपोजिशन, और द पार्टी हो गया ऑब्जेक्ट। यानी इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और इस प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस कंडीशंस में ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, और ये हमारा सही है। देखो और ध्यान से सोचना, इसको इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि सर हमें ये बता दो कि इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर मैंने ये बता दिया तो फिर उस कंसेप्ट के बेस पे तो यहां भी आना चाहिए था। तो ऐसे नहीं बता सकते, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लेना चाहिए जब उस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब लेना चाहिए। समझ में आ गया ये बातें? चलो, इसीलिए हमने यहाँ पे देमसेल्फ का प्रयोग किया। क्या ये पूरी लाइन क्लियर है आपको? अब देखो ब्रदर, अब यहाँ से तीसरा और फोर्थ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऐसा कौन सा वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और ऐसा कौन सा वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है? ठीक है, ये दो पॉइंट आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए देखो, इसके कलर चेंज कर देते हैं। हमने लिखा कि ऐसा कौन सा वर्ब है, वर्ब जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देखो, तो ऐसा कौन सा वर्ब है? पहला वर्ब है आपका AVAIL, अवेल। दूसरा वर्ब है ABSENT, एब्सेंट। नेक्स्ट वर्ब है ACQUIT, एक्यूट। तीसरा वर्ब है ADEPT, एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ब है ADAPT, अडाप्ट। नेक्स्ट वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट। इसके बाद आपका वर्ब है प्राइड। इसके बाद आपका वर्ब है इंजॉय। इंजॉय के बाद आपका वर्ब आता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है काफी प्रयास करना। एक्सर्ट का स्पेलिंग गलत है, EXERT, एक्सर्ट। इसके बाद वर्ड आता है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल याद रखना, क्या याद रखोगे कि ये वर्ड है जो एवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, अनुपस्थिति, एक्यूट का मतलब बरी करना, एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, एडाप्ट का मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली,
प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति, प्राइड मतलब अभिमान, इंजॉय का मतलब आनंद, एक्सर्ट का मतलब प्रयास करना, रिकॉन्साइल मतलब होता है बेईमानी से पर किसी चीज को स्वीकार कर लेना। इसके अलावे भी बहुत सारे वर्ड है ना। इनके बाद हमें क्या करना चाहिए, जनरली जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसके बाद हमें यूज करना चाहिए किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए इस वर्ब के बाद। अब यहाँ पे एक बात और है कि अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं लेता है, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आता, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है ऐसे। तो इसमें पहला है, फर्स्ट कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बात है, हाइड है, काउंसिल है, ओपन ओपन है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मान लेना गलत है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसको आपको विशेष करके ध्यान देना है। इससे पहले ये इसके पहले वाला हो गया था क्या? अच्छा, हो गया। रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप कर लेंगे? पक्का? यस सर। अभी पूछते हैं, एग्जाम्पल भर भर के कराएंगे बेटा, हम किसी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ते उसको पूरा करके रहते हैं। नहीं, और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। चले आगे। कैरी ऑन, लिखो भाई लिखो। आप लोग कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? 12 बजे आके क्या करते हो? पढ़ते हैं? अच्छे बच्चे हैं।
कितने लोग पढ़, नेक्स्ट ईयर कौन कौन पेपर दे रहा है? नेक्स्ट ईयर ही तो आएगा पेपर आपको। ऐसे क्यों सपना देख रहा है क्या इसी ईयर देने का? गुड। क्या मैं उम्मीद लगा के बैठूं आपसे या फिर नहीं बैठ? हैं? क्या हमारे सब्जेक्ट में? शानदार। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या पढ़ोगे? ये लिख लिए? चलो बाद में लिख लेना इस भाई से। देखो देखो ये मेरी खुद की लिखी हुई कंटेंट है जिस पे मैंने खुद पे काम किया हुआ है, जो पे काफी मेहनत की हुई है इसके ऊपर, है ना। एक एक कंटेंट इसके अंदर है। फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ये है ना। इसके क्या है, अब जैसे ये पहला सवाल मान लो आपसे पूछा कि ही ऑलवेज accompany रवि एंड आई इन द आवर ऑफ नीड, तो इसका आंसर देखो क्या है। ये जो accompany है, ये accompany क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो भाई रवि तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये आई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई की जगह क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो इस तरह से अभी फिलहाल हम जिस कंटेंट को मैं पढ़ा रहा था, मैं उस पे चलता हूँ एक बार आपको लेकर, उसको देखते हैं। देखो, मुझे पता है वो कहाँ है। ग्रुप में भेज दो यार आपके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए। देखो पहला सवाल, आप मुझे बताओ कि द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, तो इसमें किस पार्ट में एरर है? हाँ जी, जो जो बी कह रहे हैं उसे रीजन भी बताना पड़ेगा, बी में क्यों एरर है कि नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, बी बिल्कुल सही है, ऐसा गलत नहीं है। अब तुम इसको देख के बता रहे हो कि सर ये गलत है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन को मिला के पूछा हुआ है। कैसे पूछा है? क्योंकि इसमें एक वर्ड है एज वेल एज, तो अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है तो आगे जो भी वर्ब या प्रोनाउन आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो पहला वाला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ऑफिसर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म लेंगे। तो ऑफिसर कितना है बेटा? एक है। अगर एक है तो बताओ ही होगा, और ही होगा तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया? तो इस तरह से। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे आपको मैंने ये वर्ब पढ़ाया एब्सेंट। अब एब्सेंट के बाद मान लो कि ये नहीं होता सपोज, तो ये फ्रॉम होता, और फ्रॉम क्या था? प्रीपोजिशन था। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस के बाद तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। हमें तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आखिर हमें मिलेगा कहाँ से? तो हमें मिलेगा ऑफिसर से। तो इस क्वेश्चंस को कंबाइंड करके पूछा गया है, और ऐसा सवाल एग्जाम में जनरली 50% बच्चे करते हैं और आधा छोड़ के आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो आगे मिलेंगे कल के क्लास में। फिलहाल ये क्वेश्चंस लिख लो। हाँ मैं अभी बोल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ, मैं ग्रुप में नहीं हूँ ना। हाँ